काफिला भारत मंडपम पहुंच चुका है, जहां से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करेंगे। उनके सम्मान में प्रधानमंत्री ने आज एक भोज रखा है, तो इस स्वागत के साथ ही एक तरह से उस पर मंथन शुरू होगा कि किस तरह से मानव कल्याण के लिए एआई का भविष्य में इस्तेमाल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। तमाम आगंतुकों के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री अपने एक तरह से कैबिनेट के साथियों के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और जो सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है उसके मंत्री के तौर पर कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनके राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और ये तस्वीरों में भी देखिए भारत की जो सांस्कृतिक छटा है उसके भी यहाँ पे नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। तमाम जो अलग अलग प्रदेशों की सांस्कृतिक विविधता है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से प्रस्तुत किया गया। निश्चित तौर से अब से कुछ देर बाद तस्वीरें जब आएंगी तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री की, तो उनके लिए एक प्रकार से भारत को दिल्ली में ही एक मिनी इंडिया के तौर पे प्रदर्शित करना, दिखाने के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ये भव्यता और दिव्यता भी अपने आप में अद्भुत है ऋतु, जो भारत मंडपम की दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, भारत मंडपम साक्षी रहा है अरेंद्र G20 शिखर सम्मेलन का, जिसके साथ भारत मंडपम में शुरुआत हुई कि किस तरह से वैश्विक चुनौतियों के समाधान के मंथन की शुरुआत भारत ने नेतृत्व करते हुए भारत मंडपम से शुरुआत की थी। और आज जब एआई समिट इम्पैक्ट समिट होने जा रहा है, ये समिट भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत के साथ ही दुनिया की, विश्व की कई ऐसी चुनौतियों के समाधान पर भी तमाम देश मिलकर अब मंथन करना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। ऋतु, आपने जो बात का जिक्र किया G20 के समय भारत मंडपम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बहुत ज्यादा ताकत मिली थी, क्योंकि जो आउटकम डिक्लेरेशन जो था G20 का उसमें इस भाव को भारत ने आगे रखा था। और अब एआई इम्पैक्ट समिट से जो कोशिश है भारत मंडपम से, वो एक संदेश भी निकलेगा, जो अभी एक चौमुखी रोशनी का प्रकाश जो दिखाई पड़ रहा है, ये शायद एक संदेश के तौर पे यहाँ से निकल के आएगा, जब कल के महत्वपूर्ण बैठकों के मंथन के बाद में एक कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी कि भाई एआई की जो तकनीकी महारत है वो सभी देशों के साथ सुलभ होनी चाहिए, सभी तक ये डिजिटल डिवाइड जो है उसका गैप कम होना चाहिए, और तकनीक इस प्रकार की हो जो आम लोगों के भलाई के लिए हो। शायद पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस के जो 3 सूत्रों को लेकर भारत इस एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसका केंद्र बिंदु होगा। और ऐसे में पीपल सेंट्रिक, मानव केंद्रित जो योजनाएं पीएम मोदी की अपनी पॉलिसीज में रहती है, और शायद उसी का आधार यहाँ पे हम देखेंगे जब एआई इम्पैक्ट समिट के मंथन के बाद में एक कंसेंसस, एक आम सहमति बनाने पे फोकस होगा। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने एआई समिट की शुरुआत के साथ ही एक विशेष साक्षात्कार में बहुत साफ उन तमाम पहलुओं को रखा जिसको लेकर विश्व में, विकासशील देशों में, भारत में भी, क्योंकि ये समिट हो रहा है, तो एआई को लेकर जहां एक तरफ एआई से जीवन सरल होने के तमाम ऐसे रास्ते और सॉल्यूशंस सामने हैं, तो वहीं एआई की पूरी उस दुनिया में बहुत से ऐसे अनछुए सवाल हैं, बहुत सा ऐसा अंधेरा है जिसे लेकर लोगों में डर भी है। तो उस डर को दूर करते हुए प्रधानमंत्री ने भी अपने साक्षात्कार में कहा है कि डर का सबसे बेहतर इलाज तैयारी है। उन्होंने कहा कि एआई भविष्य की समस्या नहीं बल्कि मौजूदा समय की जरूरत है, इसलिए यहाँ उन्होंने कहा कि इस पर स्किलिंग और रीस्किलिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, चाहे वो भारत हो, विकासशील देश हो, और विकसित देशों के लिए भी यहाँ से एक बड़ा संदेश है। आज की तारीख में एआई के विकास में हम देखते हैं कि चंद देशों के हाथ में एआई के एक तरह से डेटा कलेक्शन, मॉडल डेवलपमेंट है, लेकिन दुनिया के बड़ी संख्या में देश इस समय एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो देश एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हितों को सुरक्षित, संरक्षित और उनके हितों को प्राथमिकता देने के लिए ये एआई इम्पैक्ट इंडिया समिट हो रहा है, जिसमें तमाम देशों की, जिसमें ग्लोबल साउथ है, विकासशील देश है, और विकसित देशों की भी शायद अरेंद्र जिम्मेदारी तय करता भारत के नेतृत्व में दिखाई देगा ये मंच। बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने कहा, ग्लोबल साउथ शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, और निश्चित तौर से ये एआई को लेकर एक चौथा समिट ब्रिटेन, कोरिया और फ्रांस के बाद अब दिल्ली में, भारत में ये होना, और ग्लोबल साउथ के किसी देश में ये पहला एआई को लेकर इतना बड़ा वैश्विक मंच सजना, ये अपने आप में बताता है कि भारत की ताकत, भारत की क्षमताएं, भारत की नेतृत्व करने की जो पहल है, क्योंकि तकनीक को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बदलाव इस प्रकार का है जिससे आप अछूते
नहीं रह सकते। विकास की इस जरूरत को पूरा करने के लिए, आम लोगों की जिंदगी को बेहतर, ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए तकनीक के तहत आपको आगे बढ़ना ही होगा। और ऐसे में इस विकास की धारा से आप खुद को और अपने लोगों का छूता नहीं रख सकते। ऐसे में ग्लोबल साउथ के देशों की प्रमुख मुखर आवाज के तौर पर, चाहे वो G20 का मंच हो या कोई भी वैश्विक मंच हो, भारत लगातार इन बातों को रखता और कहता रहा है। और इस मंच से भी भारत की कोशिश यही है कि जो डेमोक्राइजेशन ऑफ द AI रिसोर्सेज है वो इस प्रकार से हो कि तकनीक का फायदा आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में हो, चाहे कोई बड़ा मुल्क हो, छोटा मुल्क हो, या कोई ये गरीब देश हो या अमीर देश हो, लेकिन उसके लोगों के साथ में ये डिजिटल या तकनीक का भेदभाव ना होने पाए। और शायद इसीलिए तो हम लोग लगातार जिक्र करते रहे इन कार्यक्रमों के माध्यम से कि भारत का जो AI का इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, भारत के जो डेटा सेंटर्स तैयार हो रहे हैं, वो दुनिया के सबसे अफोर्डेबल एक तकनीक के तौर पर एक नया मॉडल बन के आया है। और शायद दुनिया इसीलिए भारत के ट्रस्टेड और अफोर्डेबल इकोसिस्टम AI का जो पूरा बना, उस पर विश्वास करके, सहयोग करके आगे बढ़ने को तत्पर और उत्सुक नजर आ रही है। बिल्कुल अरेंद्र, और भारत मंडपम का ये विहंगम दृश्य जो है अरेंद्र हमें याद दिलाएगा कि आज से जब हम 25 से 30 साल के बाद विश्व के विकसित होने की बात करेंगे और साथ ही साथ उन तमाम समस्याओं की, चुनौतियों पे बात करेंगे, AI सॉल्यूशंस जो आज एक तरह से विकासशील देशों के लिए शुरुआती दौड़ के तौर पर है, लेकिन आने वाले 25-30 साल के बाद मुझे लगता है अरेंद्र, भारत मंडपम एक ऐसा स्थान और भारत एक ऐसा देश साबित होगा जिस मंच से कई ऐसे बड़े एक तरह से सॉल्यूशंस दिए गए जो दुनिया को दिशा दिखाएंगे, जो विकासशील देशों की समस्याओं को दूर करेंगे, वो चाहे शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य हो, युवाओं का रोजगार से संबंधित हो, विकासशील देशों में निवेश की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, उन्हें किस तरह से हासिल करने में AI आने वाले समय में इन तमाम देशों के लिए एक बड़ी मदद साबित होगा। इस दिशा में भारत और भारत मंडपम का ये मंच एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है और विशेष मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। बिल्कुल, और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो तमाम प्रमुख हैं, उनके आने का सिलसिले की शुरुआत हो गई। और उनके आने पर भारत, या कहा जाए मिनी इंडिया की मौजूदगी भी उस सांस्कृतिक विविधता और छटा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। रेड कारपेट जिसका हम जिक्र करते हैं, ये देखिए नमस्ते से स्वागत, मतलब जो तमाम मेहमानों का स्वागत नमस्ते से हुआ, उन्होंने नमस्ते से जवाब भी दिया। तो ये भारतीय संस्कृति की IMF MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इस समय सबसे पहले मेहमानों में शामिल हैं जो भारत मंडपम पहुंची हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं, बुल्गारिया की रहने वाली एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। बिल्कुल, और IMF की तमाम हालिया रिपोर्ट्स में ऋतु हम जानते हैं कि भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर किस प्रकार की बातें सामने कही गई, और वो जिक्र आप जो कर रही हैं IMF की जो प्रमुख के तौर पर यहाँ उनकी मौजूदगी, ये दिखाती है कि भारत की जो विकास यात्रा है, भारत की जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज से 140 करोड़ भारतीयों का जब भलाई होती है तो ये शायद दुनिया में एक नज़ीर के तौर पर जाती है। और यही शायद जो IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं की जब रिपोर्ट्स आती हैं, भारत की तरक्की को कहानी तक अहम हो जाता है अरेंज जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की Ms. Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund.
His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. His Excellency Mr. Andrej Plenković, Prime Minister of the Republic of Croatia.
से देख रहे हैं जहां पे एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशों के जो राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हैं उनका भारत मंडपम में स्वागत कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा तमाम देशों के प्रमुख के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों भी वहां पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है। और जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है उसकी झलक भी उस स्वागत में ऋतु साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। और भारत वैश्विक जो आयोजन है उसके लिए किस तरीके से तैयार है। G20 के बाद से हम लगातार अगर देखें तो दिल्ली के भारत मंडपम या अन्य ऐसे जगह इस बात को इंगित करती हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को करने के लिए किस तरीके से अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और एआई इम्पैक्ट समिट उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तमाम देशों के प्रमुखों का पहुंचना, प्रधानमंत्री का उनका स्वागत करना और एआई जैसी तकनीक को आम लोगों के लिए सुलभ कराने पे होने वाला मंथन दुनिया को एक नई और बेहतर दिशा दिखाता नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो भारत मंडपम पहुंचे हैं उसमें हमने देखा कि किस तरह से भारत मंडपम के भीतर जाते हुए वो भारत की सांस्कृतिक धरोहरों के एक तरह से झलक देखते हुए वहां तक पहुंचे हैं। और अरेंद्र, ये देखना भी बड़ा सुखद था जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ उनकी पत्नी भारतीय परिधान में दिखाई दी, साड़ी में। और लगातार तमाम मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल। और आईएमएफ की जो प्रबंध निदेशक है उनका भी वहां पहुंचना और उनका नमस्ते करने का जो अंदाज था वो भी भारतीयता को आत्मसात करने के तरीके से अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और ये तस्वीरें लगातार भारत मंडपम से और इस वक्त तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाह कि किस तरीके से तमाम देश भारत की इस पहल पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ने को तत्पर और उत्सुक नज़र आ रहे हैं। और ये तमाम देशों के प्रमुखों के भारत मंडपम पहुंचने के सिलसिले की कड़ी में इस वक्त हम तमाम मेहमानों को देख पा रहे हैं और भारतीय सांस्कृतिक विविधता के बीच उनके स्वागत की ये तस्वीरें। जी हाँ, बिल्कुल। एआई आज के दौर में सभ्यता के अहम मोड़ पर खड़ा है। ये अभूतपूर्व तरीके से लोगों की क्षमताओं का विस्तार कर सकता है, लेकिन इसके लिए गाइडेंस जरूरी है, वरना ये चुनौती भी खड़ी कर सकता है। और यही वजह है कि समिट में ऐसे प्रभाव पर फोकस किया गया है जो केवल इनोवेशन नहीं बल्कि सार्थक परिणाम सुनिश्चित करता है। टेक्नोलॉजी का आखिरी लक्ष्य सभी का कल्याण, सभी की खुशी होना चाहिए, इस पर केंद्रित है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे। समिट में कल जब तमाम सत्रों में इस पर चर्चा होगी, मंथन होगा और किस तरह से एक नया रास्ता एआई के इस्तेमाल को लेकर ये सभी राष्ट्राध्यक्ष निकालेंगे। और उसी तरफ बढ़ता हुआ एआई समिट है। आज की शाम बेहद अहम है, जहां सभी राष्ट्राध्यक्षों और तमाम विशिष्ट मेहमान जो इस समिट में शामिल हो रहे हैं भारत मंडपम पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में सभी के सम्मान में प्रधानमंत्री ने भोज का आयोजन भी किया है। ये तस्वीरें दिल्ली के भारत मंडपम से जहां इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री इस वक्त तमाम देशों के प्रमुखों जिनके साथ आज उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें भी हुई हैं, अब यहाँ पर सभी तमाम मेहमानों का वो स्वागत कर रहे हैं। और ये ढोल की थाप अपने आप में किसी मेहमान के पहुँचने के तरीके से है। और अब यहाँ पे भारत की तमाम अलग अलग राज्यों की जो सांस्कृतिक जो विविधता है उसका प्रदर्शन अपने आप में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और उस विविधता के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का पहुंचना और उनकी भी ऋतु उत्सुकता नज़र आती, क्योंकि जो मेहमान हैं वो भी देख रहे हैं कि आखिर भारतीय पारंपरिक वेशभूषा, भारतीय पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं और किस तरीके से भारत की विविधता यहाँ पर समाहित नज़र आ रही है, वो अपने आप में बताने दिखाने के लिए काफ़ी है। भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जहाँ प्रधानमंत्री तमाम नेताओं का स्वागत करते हुए। ऋतु, हम लोग लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कैसे जिम्मेदार और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस है। अभी तक की 3 समिट्स जो पहले हुई हैं, ये चौथी समिट जो कि भारत में हो रही है। पहले की 3 समिट में कहीं ना कहीं डेटा की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा फोकस रहता था, लेकिन इससे आगे बढ़ के भारत की इस इम्पैक्ट समिट में पीएम मोदी की ओर से इस बात को कई बार कहा गया है कि अभी तक एआई ने दुनिया के लोगों पर, दुनिया पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है, इम्पैक्ट किया है,
उसको समझना होगा और इस तकनीक का लोकतांत्रिकरण करना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि आम लोगों की ज़िंदगी में जो आज एआई परिवर्तन ला सकता है उसको तेज़ी से उपलब्ध और सुलभ कराने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और शायद इसीलिए इस इम्पैक्ट समिट के माध्यम से इस दिशा में तेज़ी से काम होगा। का या कहा जाए अलग अलग भू भौगोलिक जो क्षेत्र हैं ऋतु, वहाँ के तमाम देशों के साथ मिलकर इस तकनीक के युग में कैसे कदम ताल करके आगे बढ़ा जाए, वो कजाकिस्तान के साथ भी एक समान तरीके से सोच पे आगे बढ़ने की ओर दिखाई पड़ता है जब कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री उल्साज बेक्टोनोव नजर आते हैं। His Excellency Mr. Sebastian Pillay, Vice President of the Republic of Seychelles. His Excellency Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, Prime Minister of the Republic of Mauritius, accompanied by his spouse, Mrs. Veena Ramgoolam. His Excellency Mr. Alar Karis, President of the Republic of Estonia. His Excellency Mr. Petteri Orpo, Prime Minister of the Republic of Finland. His Excellency Mr. Olzhas Bektenov, Prime Minister of the Republic of Kazakhstan.
His Excellency Mr. Pedro Sanchez, President of the Government of Spain. It's a mistake. His Excellency Mr. Pedro Sanchez, President of the Government of Spain. His Excellency Mr. Edmund Lara Montano, Vice President of the Plurinational State of Bolivia. His Excellency Dr. Bharat Jagdev, Vice President of the Cooperative Republic of Guyana. विशिष्ट मेहमानों के आने का सिलसिला भारत मंडपम में जारी है। बोलीविया के वाइस प्रेसिडेंट भारत मंडपम पहुंच चुके हैं, क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर
का भारत मंडपम में आगमन हो चुका है। एस्टोनिया के प्रेसिडेंट भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं, तो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी भी इस वक्त भारत मंडपम में है। गुयाना के वाइस प्रेसिडेंट को हमने देखा पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त भारत मंडपम में इस समिट में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो ऋतु वहीं मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को भी हमने देखा अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पहुंचे हुए थे। इसके अलावा सर्बिया के प्रेसिडेंट भी इस वक्त भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज भी पहुंच चुके हैं और अब तमाम अन्य मेहमानों का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और हम लोग लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं ऋतु, किस प्रकार से भारतीय सांस्कृतिक विविधता का मुजाहरा भी एक तरीके से भारत मंडपम में पहुंचते ही तमाम अतिथियों के सामने दिखाई पड़ रहा है। और ये भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक झलक के तौर पे है। और दिल्ली में मिनी इंडिया को एक तरीके से देखना किसी भी विदेशी विशिष्ट मेहमान के लिए भी एक सुखद अनुभव के तौर पर। भारत की एक बड़ी पहचान विविधता में एकता है और उसी पहचान को समेटे भारत मंडपम में तमाम विश्व के बड़े एक तरह से अतिथियों का स्वागत करता भारत मंडपम दिखाई दे रहा है। और भारत मंडपम में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम विशिष्ट मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत मंडपम अपने भीतर समेटे हुए है। किस तरह भारत की विविधता को लिए भारत मंडपम सभी विशिष्ट मेहमानों का स्वागत कर रहा है। और लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। और ये शंख की आकृति भी उस प्रकार के उस उद्घोष को रेखांकित करती है, जो उद्घोष एक संदेश के तौर पे यहाँ से निकलेगा। तकनीकी समानता की जो बात है, सबका साथ सबका विकास, विश्वास और प्रयास की जो बात है, वो भी इस उद्घोष और संदेश संकेत से निकलेगी भारत मंडपम से, जो इस बात की परिचायक होगी कि किसी के साथ में भी तकनीकी तौर पर भेदभाव ना होने पाए। तकनीक की उपलब्धता हर आम आदमी की जिंदगी में दुनिया भर में उसको बेहतर बनाने में काम आ सके। तो तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस वक्त भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं वहां पर। और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त भारत मंडपम में, दिल्ली के भारत मंडपम में उनकी मौजूदगी है। और शेरिंग तोब्गे जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर, क्योंकि भूटान हमारा बहुत ही नज़दीकी पड़ोसी देश है। मित्रवत संबंधों के लिहाज से अगर बात की जाए तो बेहद ख़ास देश के तौर पर दोनों देशों के बीच के संबंध और वेलकम स्वागत भारत मंडपम में तमाम अतिथियों का भारतीय परंपरा के अनुसार। और जो ऋतु आप विविधता की बात कर रही थी, भारत की जो एक शक्ति है वो शायद इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत भी कहा जाता है। उसी विविधता की ताकत के आधार पर वो शायद ये ताकत ही अपने आप में भारत को बेहतर बनाती है। His Excellency Mr. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic. His Excellency Mr. Anura Kumara Disanayaka, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
His Excellency Dasho Tshering Tobge, Prime Minister of Bhutan. तो लगातार विशिष्ट मेहमानों का आने का सिलसिला, जिस बात का जिक्र करा जा रहा था कि लगभग बड़ी संख्या में जो विदेशी जो मेहमान हैं, तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे का। इसके अलावा हमने अभी देखा कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोटाकिस का भी प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। इसके अलावा श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके, उनका प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। तमाम अन्य देशों के भी राष्ट्र प्रमुख और तमाम अन्य लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। और भारत मंडपम एक बार फिर से गवाह बन रहा है उस वैश्विक मंच के तौर पर जहां पर दुनिया को तकनीकी रूप में समानता के अवसर प्रदान करने में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस मंथन का एक बड़ा आधार तैयार हो रहा है। और कल इस वैश्विक मंच के तरीके से अगर बात की जाए, जो दिल्ली का भारत मंडपम अपने आप में होगा, जहां पे दुनिया के तमाम देश और तमाम आईटी कंपनियों के दिग्गज इस बातों पे चर्चा करते नजर आएंगे कि कैसे सस्ता, सुलभ और टिकाऊ, जिसको कहते हैं तकनीक, हर आमो खास को उपलब्ध हो सके और आदमी या मानव के केंद्रित पॉलिसीज के तरीके से उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, जो वैश्विक विकास में मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर वैश्विक मंचों पर और सार्वजनिक तरीके से ऋतु करते रहे। जी हाँ, बिल्कुल, मकसद यही है और यही कारण है अरेंद्र की इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का जो थीम, जो सूत्र 3 रहे हैं, वो पीपल्स, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है। यानी एआई सिस्टम दुनिया भर के समाजों में मौजूद जानकारी और डेटा का उपयोग करती है, इसलिए एआई का फायदा सभी तक पहुंचे, न कि केवल शुरुआती उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित रहे। पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन के रूप में भारत एक ऐसा मंच तैयार कर रहा है जो कम प्रतिनिधित्व वाली आवाज़ों और विकास प्राथमिकताओं को सशक्त बनाता है। भारत का विजन बहुत साफ है, एआई को मानव केंद्रित रहते हुए वैश्विक विकास को गति देनी चाहिए और इसी मकसद को और मजबूती के साथ विश्व के सामने रखने के लिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आज जिस तरह से शिरकत हो रही है, दुनिया के उन तमाम बड़ी ताकतों के, विकासशील देशों के और उन आवाज़ों की जिन्हें एआई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने भविष्य को संवारने के लिए। और जिस तरह से अरेंद्र आपने बताया सिलसिलेवार तरीके से कि तमाम विशिष्ट मेहमानों का आना जारी है, उसी में हेलेंकी रिपब्लिक ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकी भी आए हैं, साथ ही जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुतरेज शुरुआती आगंतुकों में रहे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम, सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं और अभी भी लगातार ये सिलसिला जारी है तमाम मेहमानों के आने का। बिल्कुल ऋतु, और हम तमाम मेहमानों के आने के सिलसिले को भी देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जिस गर्मजोशी के साथ सभी का इस्तकबाल स्वागत कर रहे हैं भारतीय विविध सांस्कृतिक छटा के बीच में, वो दिखाता है किस प्रकार से एक बड़ा मंच एक तैयार हो रहा है जो वैश्विक मंथन के लिए तैयार है। और आपने पीपल का जिक्र किया, जो 3 सूत्रों में से पहला मानव केंद्रित है, तो वहीं अगला प्लेनेट भी है। प्लेनेट यानी कि पृथ्वी, पूरा ग्रह की अगर बात की जाए तो कैसे इस विकास की धारा में पृथ्वी को बचाकर, पर्यावरण संतुलन को आगे रखकर इस प्राथमिकता के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, ये भी सबसे बड़े थीम के उन 3 सूत्रों में से एक है। प्रोग्रेस तो करनी है, विकास तो करना है, लेकिन मानव केंद्रित हो और हमारे प्लेनेट को सुरक्षित रखने की जो कोर इश्यूज हैं, जो भावना है, उसको कहीं ना कहीं रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, शायद इसीलिए जो भारत लगातार ग्रीन टेक्नोलॉजी में, ग्रीन एनर्जी को लेकर लगातार ऋतु जो कोशिशें की जा रही हैं,
2070 तक हमारा नेट जीरो का जो लक्ष्य लेकर दुनिया के इकलौते देश के तौर पे हमने अपनी प्रतिबद्धताओं को जता दिया है। सोलर एनर्जी या कहा जाए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से हमने कदम आगे बढ़ाए हैं, दुनिया के किसी देश ने इतनी तेजी से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं किया है। 2015 में कॉप के पेरिस के सम्मेलन के समय भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रांस के साथ मिलकर जो शुरुआत की, तो कोशिश यही है कि ऐसी प्रयास, ऐसे कदम ताल किए जाएं, ऐसे सहयोगों को आगे बढ़ाया जाए ताकि पर्यावरण की चिंता हो सके, पृथ्वी की चिंता हो सके, जिसके चलते जो एक सतत विकास की प्रक्रिया है उसमें हम पृथ्वी के नुकसान को कम से कम कर सकें, मानव केंद्रित अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाए। और शायद इस एआई इम्पैक्ट समिट का सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मानव केंद्रित और प्लेनेट को सुरक्षित रखना भी है। जी हाँ, दुनिया के तमाम देशों के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में एआई एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है। और किस तरह से अभी तक जो देखा गया आरेंद्र की डेटा कलेक्शन, मॉडल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को लेकर अब भारत एक नई दिशा देने जा रहा है, क्योंकि भारत ने अपने समिट के साथ सबसे ज्यादा जोर दिया है कि अभी तक के जो एआई सॉल्यूशंस हैं और आने वाले समय में भी अगर उन देशों का एकाधिकार है कि वो एआई पे मजबूत एक तरह से सॉल्यूशंस रख रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, तो उस काम को कैसे विस्तार दिया जाए, सुलभ बनाया जाए तमाम देशों के लिए, ताकि वो भी चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में हो, तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक मजबूती दे सके। इसी के साथ साथ नए प्रकार के रोजगार सृजित हो सकें। हालांकि कई तरह की बातें की जा रही हैं एआई को लेकर, अरेंद्र चिंताएं भी हैं युवाओं की नौकरियों को लेकर, और ये भी कि किस तरह से लोगों के बड़े समूह तक ये पहुंचे, यानी कि तमाम उन देशों में जो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं सभी देशों की हैं, उनको किस तरह से मजबूत करे एआई आने वाले समय में। तो जितने देश यहाँ शामिल हो रहे हैं उनमें इन तमाम देशों की अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी चिंताएं हैं और अपना अपना सहयोग रहेगा जो इस पूरे मकसद को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण चीज़ ऋतु ये भी है कि जो अभी तक तमाम देशों के जो मेहमान पहुंचे हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं, उसमें यूएन के चीफ के तौर पे भी मौजूदगी नज़र आ रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो प्रबंध निदेशक है उनकी मौजूदगी के अलावा अगर आप देश के तमाम देशों के जो प्रमुख पहुंचे हैं, किन किन इलाकों से, दुनिया के किन किन इलाकों से अगर आप देखें तो यूरोप और पश्चिमी दुनिया के तमाम देशों से भी लोगों की मौजूदगी यहाँ पे है। हमारे बिल्कुल निकट पड़ोसी देशों की मौजूदगी भी यहाँ पे है। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ या कहा जाए यूरेशिया के देशों के साथ भी कही जाए तो उन देशों की मौजूदगी भी है। तो तमाम अलग अलग ग्लोबल साउथ हो या फिर तमाम विकसित देशों जिनका हम जिक्र करते हैं, उन सभी देशों के लोगों का समागम होना एक वैश्विक मंथन मंच के माध्यम से यहाँ पर इस बात को साफ तौर से दर्शाता है कि भारत की इस पहल पे जो तकनीक की सुलभता दुनिया के हर देश के लिए हो, उस पे दुनिया के तमाम देश मिलकर कदम ताल करने को तत्पर उत्सुक नजर आ रहे हैं। और इस ही समिट में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके बड़े बड़े सीईओ प्रमुख भी यहाँ मौजूद होंगे और उन तमाम कंपनियां पहले से ही भारत के साथ काम कर रही हैं और कई बड़े बृहद स्तर पे काम करने को उत्सुक भी नजर आ रही हैं। तो एक सीधे तौर पे जो अभी तक की स्थिति दिखाई पड़ती है कि भारत ने जो प्रयास किए हैं, दुनिया उनके साथ नजर आ रही है आगे बढ़ के काम करने को लेकर, और दिग्गज कंपनियां जो ऑलरेडी काम कर रही हैं या तेजी से अपने आप को विस्तार देना चाहती हैं, वो भी भारत की इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़कर शिरकत करने के लिए लगातार तत्पर दिखाई पड़ रही हैं। तो यहां से एक विश्वास पैदा होता है कि भारत मंडपम से, दिल्ली के इस समिट से एक संदेश जो निकलेगा, कंसेंसस बनाने की जो कोशिश होगी, दुनिया की मानवता के लिए एक बदलाव के वाहक के तौर पर दिखाई पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सफर और ये सिलसिला, या यूं कहें कि भारत का ये जो नेतृत्व है मानव केंद्रित विकास का, ये सिर्फ भारत मंडपम में इंडिया एआई समिट से नहीं है, बल्कि इसका एक सिलसिला है। G20 में जिस तरह से भारत ने दुनिया के मजबूत अर्थव्यवस्थाओं, दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज़, अफ्रीकन यूनियन की आवाज़ को बुलंद किया और उन आवाज़ों और उनकी चिंताओं को दूर करते हुए G20 से जो बड़े संदेश दिए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भी उन तमाम एक तरह से चुनौतियों का समाधान के तौर पर भारत अपने सुझावों के साथ
और भारत में किए गए बड़े परिवर्तन यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत को जिस तरह से बदला है, भारत की उस आबादी को डिजिटल पेमेंट हो या फिर डिजिटल की उस दुनिया से जोड़ा है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बड़े परिवर्तन दिए हैं और उसके आज उसका फायदा एक बड़ी आबादी को मिल रहा है। उस संदेश को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है और 2047 के विकसित भारत के सफर में एआई की भूमिका भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। चाहे वो हेल्थ सर्विस सेक्टर हो जिसमें एआई पहले से ही अपना एक बड़ा प्रभाव दिखा चुका है, जिसे दुनिया भी मान रही है। एक बेहद अनूठी पहल के तहत अरेंद्र, हम जानते हैं कि अमूल हजारों गांवों में फैली 36 लाख महिलाओं तक पहुंचने के लिए एआई का उपयोग कर रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया एआई द्वारा बढ़ती असमानताओं को लेकर चिंतित है, वहीं भारत इसका उपयोग असमानताओं को दूर करने के लिए कर रहा है। हर गांव, हर जिले, हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आर्थिक अवसर पहुंचाने का एक प्रभावी साधन बना रहा है भारत, जिसे भारत तमाम विकासशील देशों के सामने रखेगा, उसके उपयोग के लिए रखेगा और इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है। बिल्कुल, और आपने अमूल का जिक्र किया तो सहज तौर पे उन तमाम महिलाओं के योगदान को भारत जिनके आगे नतमस्तक है नजर आता है कि कितनी बड़ी विकास की गाथा लिखी है। और एआई इम्पैक्ट समिट में भी स्पेशल तौर पे महिलाओं का विकास इस तकनीक के माध्यम से कैसे बेहतरी से हो, उस पर भी फोकस किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार पॉलिसीज में इस बात का जिक्र रहता है कि वीमेन लेड डेवलपमेंट, यानी कि महिलाओं के द्वारा हो रहा विकास और एक नेतृत्व की जो बात है उस पर फोकस रहता है। और यहाँ पर एआई इम्पैक्ट समिट में भी देश दुनिया की अगर आधी आबादी की एक समग्र तौर पे बात की जाए तो नारी शक्ति के उस विश्वास को, उनकी उस सामर्थ्य को तकनीक के साथ जोड़ के कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि जहां पर भी महिलाओं ने एक प्रकार से लीड ली है वो अपने आप में एक बड़े परिवर्तन के वाहक के तौर पे उन्होंने उस बात को प्रमाणित करके दिखाया। और यहाँ पे तकनीक की इस क्षेत्र में जिस दिशा में आगे बढ़ना है, अगर वीमेन लेड डेवलपमेंट के माध्यम से तकनीक आधारित परंपराओं को जोड़ा जाए तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस पर भी फोकस नजर आएगा। क्योंकि हम जानते हैं, जिसका जिक्र ऋतु आपने किया कि जो 2030 के जो तमाम जो गोल्स हैं SSDs वगैरह के लिए, उन तमाम चीज़ों में महिलाओं पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है और गवर्नेंस के माध्यम से तकनीक को जोड़ा जाए, जो कि भारत करके दिखा रहा है। आपने जिक्र किया कि हेल्थ के क्षेत्र में हमने कोविड के समय देखा, कोविड के टीके हों, वैक्सीनेशन हो या कोविन के माध्यम से उन तमाम टीकाकरण की व्यवस्थाओं, वो भी करोड़ों नहीं, एक मतलब 125 करोड़ लोगों के बड़े देश में, तो भारत ने उतनी बड़ी क्षमताओं का प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ किया है और आधी आबादी का उसमें बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ पर भी अब तकनीक के माध्यम से कैसे आधी आबादी का वीमेन लेड डेवलपमेंट के तरीके से आगे बढ़ा जाए, जिसका फायदा न सिर्फ आधी आबादी को बल्कि वैश्विक भलाई में महिलाओं के नेतृत्व क्षमता का फायदा मिल सके, तकनीक आधारित व्यवस्थाएं कैसे आगे बढ़े, उस पर भी फोकस नजर आ रहा है। बिल्कुल अरेंद्र, आप ठीक कर रहे हैं। आपने कोविड का जिक्र किया और हम जानते हैं कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ कल जब प्रधानमंत्री की मुंबई में मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने शुरुआती संबोधन में जिक्र इसी बात का किया कि किस तरह से भारत ने कोविड के समय अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हुए दुनिया की बड़ी संख्या में मदद की। और कोविड वो दौर था जब हमने देखा कि मजबूत अर्थव्यवस्थाएं जब अपने में ही जूझ रही थी, ऐसे समय भारत जैसी विकासशील देश ने, विकासशील अर्थव्यवस्था ने कहां एक तरफ अपने को भी संभाला तो साथ ही साथ तमाम उन देशों को भी एक मदद का, एक सहायता का हाथ बढ़ाया। एक मानव केंद्रित सहायता और समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हुए कोविड के उस दौर में भारत ने दुनिया के उन तमाम देशों की सहायता की, मदद की, जिसने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को ही दुनिया के सामने नहीं रखा, बल्कि टेक्नोलॉजी के एक समावेशी इस्तेमाल पर भी भारत के उस दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखा। और हमने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये मानवीय ज़रूरतों को बढ़ाने वाला अहम माध्यम है। ये तय करना हमारा दायित्व है कि ये सकारात्मकता की शक्ति बने। एआई मानवीय क्षमताओं को बढ़ा सकती है, लेकिन डिसीजन लेने की आखिरी जिम्मेदारी हमेशा लोगों की ही रहनी चाहिए। बिल्कुल, और ऋतु, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि दुनिया के लिए तकनीक सुलभ हो, इस दिशा में भारत जब कहता है तो उससे पहले करके दिखाता है। कोविन का प्लेटफॉर्म हम जानते हैं
तमाम देशों को भारत ने सहजता से उपलब्ध कराया कोविड के उस संकट काल में, महामारी के उस संकट काल में, ताकि तमाम देशों के पास में वो तकनीकी महारत भी हो ताकि वो व्यवस्थाएं बेहतर कर सकें। और जब हम महिलाओं की, आधी आबादी की, नारी शक्ति के नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो उसी प्रकार से उतना ही जोर युवाओं को लेकर भी इस एआई इम्पैक्ट समिट में है ऋतु। और जो चिंताएं या कई प्रकार की जो बातों का जिक्र होता है उसके केंद्र में युवा भी हैं। और भारत दुनिया के सबसे युवा देशों के तौर पर दुनिया को अग्रणी तौर पर लीड करने के लिए तैयार है। वो शायद इसीलिए स्किलिंग, अप स्किलिंग के माध्यम से भारत को ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बना के दुनिया की जो ज़रूरतें हैं पेशेवर लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, भारत को उस पर तैयार किया जाए। इस लिहाज से भी इस इम्पैक्ट समिट में बहुत ज़्यादा काम और मंथन देखने को मिल रहा है। तमाम सेशंस में इस पर चर्चा हुई है और आज भी लगातार इस प्रकार के तमाम सत्र रहे हैं जहां पे इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर विस्तार से बात हुई है। तो भारत की युवा शक्ति को भी तकनीकी परिवर्तन के इस युग में स्किलिंग, अप स्किलिंग के माध्यम से उन्हें पेशेवर तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जाए और दुनिया में जहां जहां जरूरत है उनका एक इस्तेमाल हो सके। और शायद इसीलिए दुनिया के देशों के साथ जो व्यापार समझौते भी हो रहे हैं उनमें खासतौर से फोकस मोबिलिटी पे भी नजर आता है, ताकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो आदान प्रदान है उस दिशा में कोई रुकावट ना आने पाए। जो तमाम व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं उसको, रुकावटों को हटाकर एक भारत तमाम मित्र देशों के साथ आगे बढ़ रहा है और शायद तभी तकनीकी को बहुत तेजी से अडॉप्ट करके आगे बढ़ना और व्यवहारिक दिक्कतों को हटाकर समाधान की ओर जाना, समस्याओं से समाधान के रास्ते में भारत की इस प्रमुख कोशिश में एक बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा ये इम्पैक्ट समिट, जहां के मंथन से जो तमाम बातें निकलेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आर्येंद्र। और दुनिया में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन कई हुए हैं, लेकिन हमने देखा कि उस दौर में भी, चाहे वो आईटी सेक्टर ही क्यों ना हो, विकसित देशों ने उसमें एक तरह से अपना एकाधिकार और उनकी एक तरह से उनकी बपौती के तौर पर रहा। और ये देखा क्या कि विकासशील देश कैसे उस दौड़ में थोड़े पीछे छूटे। आज वक्त बदला है, 21वीं सदी का दौर है, 21वीं सदी का दौर है। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमने इससे पहले भी अतीत में कई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एआई जैसे रेवोल्यूशन को लेकर भारत और भारत के साथ कई ऐसे देश समय से पहले काफी सतर्क हैं और कई ऐसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो खतरों से भी निपटेगा और उसका एक बराबरी, एक तरह से विस्तार भी देगा? प्रोफेसर संदीप कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम उनका रुख करते हैं। डॉक्टर के.एस. चुफल हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद। डॉक्टर चुफल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप मेडिकल साइंस में किस प्रकार से एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा, हम लगातार जिक्र कर रहे थे। दुनिया के तमाम देशों के जब लोग यहाँ पे मिलके काम करेंगे, आपको लगता है कि मेडिकल के क्षेत्र में जो दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं और उनका एक व्यवहारिक समाधान है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की ओर तेजी से हम बढ़ सके, कम से कम ये उम्मीद बनती नजर आती है? जी बिल्कुल। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हर कंट्री के लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरह से इस पर डिस्कशन चल रहा है, तो हेल्थ केयर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनफैक्ट। बिकॉज अगर हम देखें कि स्पेशली कैंसर जैसे इलाज हैं या जिस भी तरह के क्रिटिकल इलनेस, जिस तरह की हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, उसमें ज़्यादातर गाइडलाइंस हमारे पास वेस्ट से आती है और सेम चीज़ एआई वाले क्षेत्र में भी हो रही है। तो इसलिए जो हम एक विविधता की बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर एक विविधता है, वही हमारी पावर भी बन सकती है। उसका तरीका ये है कि अगर हम चीज़ों को आपस में हमारा तालमेल इस तरह से रहे कि जितने भी हेल्थ सेक्टर के लोग हैं उसमें जो डेटा हम जब कलेक्ट करते हैं उसमें स्टैंडर्डाइजेशन अगर रहेगा, तो उस डेटा के बेसिस पे हमारे जितने भी विविध प्रकार के सेंटर्स हैं, हमारी जो नॉर्थ की बीमारी है, जैसे हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर बहुत ज़्यादा होता है नॉर्थ में, पर वही गॉल ब्लैडर कैंसर आपको साउथ में नहीं मिलेगा, तो वहाँ यहाँ के जो एआई मॉडल्स होंगे वो साउथ में उतना अच्छा काम नहीं करेंगे। बट अगर हमारे पास एक तालमेल है और इस तरह से हम डेटा कलेक्ट करने के हमारे तरीके हैं जो कि एक स्टैंडर्डाइज तरीके से, एक ही तरीके से कलेक्ट करते हैं, तो वो डेटा हमें एक ऐसा मॉडल दे सकता है जो एक हमारे पूरे कंट्री के लिए एक बहुत ही
सहायक हो सकता है। डॉक्टर चुहल, ये जो समस्या आप बता रहे हैं, जो चुनौती को अगर ले समस्या बोलें, कितना काम होता भारत में इस पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि एआई के क्षेत्र में जब भारत आगे बढ़ रहा है, और अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो ये समस्या बहुत बड़ी है। अभी तक जो एआई इकोसिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये इकोसिस्टम बड़ी मजबूती से काम कर रहा है, इसमें आप कितनी प्रगति देखते हैं इस क्षेत्र में? नहीं, मैं इसमें देख पा रहा हूँ, जैसे हम अब पिछले कुछ सालों में एटलीस्ट हेल्थ केयर के सेक्टर में काफ़ी लोग आपस में मिलके हमारी कुछ कमेटियाँ बनी हैं। अब नेशनल कैंसर ग्रिड है, वो अपनी तरह से बहुत अच्छी तरह से इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ स्टैंडर्डाइज तरीके निकाले हुए हैं जो कि सारे कैंसर सेंटर्स जितने भी इंडिया में हैं उसमें एक स्टैंडर्ड तरीका है डेटा कलेक्ट करने का। काम तो इसमें हो रहा है और हम पूरी तरह से इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि आने वाले टाइम पे एआई का इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त होने वाला है हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर। और उसकी सबसे बड़ी तैयारी हमारे पास, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे एआई का रेवोल्यूशन तो है, वो हम समझ पा रहे हैं, पर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास, जो उससे बड़ी प्रॉब्लम है, जो एलिफेंट इन द रूम है, वो है डेटा। और डेटा इतना छितरा बितरा है और इतना नॉन स्टैंडर्डाइज तरीके से कलेक्टेड डेटा है कि उसका हम एआई का सही उपयोग भी नहीं कर सकते उसमें। तो उस एआई को सही तरह से उपयोग करने के लिए और अपनापन डालने के लिए, उसके लिए हमारे पास हमारा अपना डेटा एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से होना चाहिए। और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेरा विचार तो यही है कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस उस दिशा में करना चाहिए। बिल्कुल, आपको लगता है कि जब भारत जब जिस तेज़ी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ा ज़रूरत ये होती है कि हम पॉलिसीज़ के लेवल पर क्लियर हों कि हमें करना क्या है। तो वो एक स्पष्टता कम से कम सरकार के स्तर पे नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद ये होती ज़रूरत कि साहब एकेडमिया हो या फिर इंडस्ट्री हो, उनको एक मंच पे लाना और कहना कि साहब आपकी जो ज़रूरतें हैं उस दिशा में आप काम करिए, हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि वो एक आधार कम से कम भारत में तेज़ी से बनता दिखाई पड़ रहा है, मौजूदा पॉलिसीज जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, वो हम पूरी स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि एटलीस्ट सरकार इस समय कितना ज़्यादा तवज्जो दे रही है इस चीज़ को कि हमारे इस पूरे, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद हमें गवर्नमेंट से मिल रही है। बहुत सारी ग्रांट्स हैं, अगर आप कोई भी किसी प्रकार की कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो हेल्थ सेक्टर के लिए तो इस समय अगर आपके पास आइडिया है तो सरकार से हेल्प बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है। और ये हम इस समिट में भी देख सकते हैं। इनफैक्ट ये इसके ऊपर हमारा काफ़ी गहन डिस्कशन कल भारत मंडपम में हम लोग ने एक सेमिनार भी किया था, जिसमें यही चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ। स्पेशली जो हम बात करें स्क्रीनिंग की, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अब एआई की मदद से एक मरीज का इलाज बेहतर करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई नॉर्मल इंसान मरीज बने ही ना। तो अगर इस दिशा में एआई हेल्प कर सकता है, और उसी के ऊपर हम लोग ने काफ़ी सारा डिस्कशन भी किया था, और उस पर काफ़ी अच्छा काम भी चल रहा है इंडिया के अंदर। मैं इसी से जुड़ा आपसे पूछना चाहूँगा, लगातार चर्चा इस बात को लेकर होती है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिसीज, इसको लेकर बहुत बात होती है और इसमें एआई बहुत मददगार हो सकता है। ये बात हम लगातार चर्चाओं में सुनते हैं। आप हेल्थ इंडस्ट्री के एक बहुत एक्सपर्ट के तरीके से हैं, टेक्नोलॉजी किस तरीके की आज के समय में मौजूद है और किस दिशा में तेज़ी से बढ़ रही है कि हम वक्त रहते या वक्त से पहले किसी भी बीमारी को किसी व्यक्ति के अंदर पकड़ सके, ताकि समय रहते जो इलाज की बात है वो हो सके। उसमें आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? देखिए, अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी हमने उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अगर हम देखा जाए, बहुत सिंपल से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, पर हमारी जो समस्या है, जैसे हमने स्क्रीनिंग करनी है किसी की, और फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है, तो उसके लिए हमें महिलाओं का मैमोग्राम लेना है। पहली दिक्कत ये है कि हमारे पास वो मशीन्स होनी चाहिए, बट अब वो मशीन बन गई है, सरकार से सुविधा भी मिल जाती है, आपके पास मोबाइल वैन्स हैं, वो जाती हैं, पर अब वो आपने लाखों की संख्या में अगर मैमोग्राम कर भी लिए तो उसको देखेगा कौन? उसके लिए आपके पास डॉक्टर नहीं है। तो ऐसी जगह पे एआई काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है, बिकॉज एआई सक्षम है उन मैमोग्राम्स के अंदर ये दिखाने के लिए कि भाई ये हाई रिस्क वाले मैमोग्राम्स हैं, आप उनको उठा के एक हायर सेंटर्स में, जहाँ पे कि हमें वो विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, उन सेंटर्स पे वो जा सकते हैं और वहाँ पे फिर आप जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो। तो आप ये देखें कि एक जो डायग्नोसिस है किसी भी चाहे कोई भी बीमारी हो, कैंसर छोड़ दें, कोई भी बीमारी हो, उसमें सबसे प्रमुख है डायग्नोसिस। एटलीस्ट डायग्नोसिस के स्तर पे इक्विटी होनी चाहिए, चाहे वो इंसान मेट्रो के किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर है या किसी गाँव के अंदर है। वहाँ पे जो उसकी डायग्नोसिस है, एटलीस्ट वहाँ पे उसको कोई किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एआई मेरी समझ से अगर हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बहुत ही
साधन बन सकता है, बहुत ही अच्छा साधन बन सकता है इस इक्विटी को लाने में, कि एक अमीर इंसान हो चाहे वो गरीब इंसान हो, किसी भी शहर तबके में रहता हो, सबको एक इक्विटेबल मौका मिलना चाहिए कि उसकी डायग्नोसिस प्रॉपर हो पाए। जी, प्रोफेसर संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संदीप, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। प्रोफेसर संदीप, जिस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि डेटा कलेक्शन, एक तरह से अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो ये कुछ चुनौतियों के साथ सामने आ रहा है। और ये तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख जो इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद हैं, उनको एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस झलक के तरीके से तस्वीर दिखाना। और पहले असम का नृत्य, महिलाएं जो बिहू नृत्य जो है, जी हाँ, उसमें वो महिलाएं दिखाई दी। साथ ही तमाम वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री अपने सभी विशिष्ट मेहमानों के साथ मौजूद हैं, जिसमें जल तरंग को बहुत ही दिलचस्पी से और बहुत ही उत्सुकता भरी निगाहों से सभी विशिष्ट मेहमान देख रहे हैं। जल तरंग एक प्राचीन और मधुर भारतीय ताल वाद्य है, जिसमें पानी से भरे चीनी मिट्टी धातु के कटोरों का उपयोग किया जाता है। सितार, शहनाई और तबलों की थाप के बीच में सभी मेहमान इस समय भारत मंडपम में मौजूद हैं और भारत की उस झलक का अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही शायद एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो एक विजन है, संकल्प है, जहां पर विविधताओं की जो ताकत है वो भारत को श्रेष्ठ बनाती है। और इस विविधता के साथ में दुनिया को दिखाने में हम आगे लगातार बात करते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए प्रोफेसर संदीप कुमार जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रोफेसर संदीप जी, एआई इम्पैक्ट समिट में इतने तमाम देशों का आना और दुनिया के अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स के तमाम देशों के जो हेड ऑफ द नेशंस हैं उनकी मौजूदगी एक विश्वास पैदा करती है कि अब तकनीक को हर आदमी तक सुलभ कराने की जो कोशिश में भारत आगे बढ़ रहा है, ये तेजी से आगे एक विस्तार लेते नजर आएगा। संदीप जी जी, ये काफ़ी तेज़ी से आगे विस्तार मतलब लेगा। और इस मतलब ये जो सारा पहल था, ये पहल इसीलिए था कि पहले हम अपनी क्षमता दिखाएं कि एआई में हमारी कैपेबिलिटी है, और साथ में एक दिशा निर्देश